किसी चीज को इतना ज्यादा दबाओ कि वह एक ब्लैक होल बन जाए, चाहे वह पत्थर हो, पानी, प्याज या वे छोटे परेशान करने वाले कुत्ते जो भौंकना बंद नहीं करते। अगर आप उस पूरे द्रव्यमान को एक बहुत ही छोटी जगह में सिकोड़ दें तो गुरुत्वाकर्षण इतना तेज हो जाता है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन बहुत ही छोटा होने का क्या मतलब है? हर द्रव्यमान के लिए एक सीमा आकार होता है। अगर आप किसी चीज को उस आकार से भी छोटा कर दें तो वह वस्तु नहीं रहती और एक ब्लैक होल बन जाती है। उस सीमा आकार को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस कहते हैं और जब आप इसे पार करते हैं तो एक अदृश्य सीमा दिखाई देती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर रोशनी बाहर है तो वह बच सकती है और अगर अंदर है तो वह हमेशा के लिए फंस जाती है। मजे की बात यह है कि श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस की गणना किसी भी चीज के लिए की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किलियन एम्बाप्पे को उनके 75 किलो वजन के साथ तब तक सिकोड़ना चाहें जब तक कि उनका पूरा द्रव्यमान उस रेडियस में ना आ जाए तो वह एक ब्लैक होल बन जाएंगे। उनके मामले में वह रेडियस लगभग 10 की घात आरण 25 मीटर होगा। अंदाजा लगाने के लिए एक प्रोटॉन 10 की घात आरण 15 मीटर का होता है। यानी एक इंसान को प्रोटॉन से 10 अरब गुना छोटे आकार तक सिकोड़ना होगा। जिस भौतिकी को हम जानते हैं उसके अनुसार यह असंभव है, लेकिन गणितीय रूप से यह गणना सही है। तो चलिए कुछ बड़ा लेते हैं, जैसे पूरा भूमध्य सागर। यदि आप उस पूरे पानी को उसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक सिकोड़ सकें तो बनने वाले ब्लैक होल का आकार लगभग 6 नैनोमीटर होगा, यानी एक प्रोटीन के आकार का। और क्या होगा अगर हम पूरी पृथ्वी को सिकोड़ दें? इसका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस लगभग 9 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि हमारा पूरा ग्रह एक कंचे के आकार का हो जाएगा, एक ऐसा आकार जिसे हम आखिरकार सटीकता से समझ सकते हैं। हालांकि ये छोटे छेद बहुत कम समय तक टिकते हैं। समय के साथ ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से द्रव्यमान खो देते हैं और छेद जितना छोटा होगा वह उतनी ही तेजी से वाष्पित होगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति का ब्लैक होल एक सेकंड के 35 खरबवें हिस्से तक टिकेगा। 40 टन का एक ट्रक लगभग 5 मिलीसेकंड में वाष्पित हो जाता है। एक बोइंग 747 7 सेकंड में गायब हो जाएगा। एफिल टॉवर लगभग एक दिन तक टिकेगा। टाइटैनिक 140 दिनों तक जीवित रहेगा और एक बड़ा विमानवाहक पोत 2.7 साल तक टिकेगा। और जब वे अंततः पूरी तरह से वाष्पित हो जाते हैं तो वह सारा द्रव्यमान भारी मात्रा में ऊर्जा में बदलकर बाहर निकल आता है। लेकिन हम कितनी ऊर्जा की बात कर रहे हैं? संदर्भ के लिए, हिरोशिमा बम ने लगभग 15 किलोटन टीएनटी छोड़ा था और अब तक का सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट झार बॉम्बा ने लगभग 50 मेगाटन ऊर्जा छोड़ी थी। इसे ध्यान में रखते हुए एम्बाप्पे से बना एक ब्लैक होल लगभग 32 जार बॉम्बा के बराबर ऊर्जा छोड़ेगा। एक भरे हुए ट्रक का भार 17,000 जार बमों के बराबर होगा। बोइंग 747 का भार 1,90,000 जार बमों के बराबर होगा। एफिल टॉवर 43 लाख, टाइटैनिक 2 करोड़ 20 लाख होगा और विमान वाहक पोत 4 करोड़ 30 लाख के बराबर है। इतने बड़े विस्फोट से पृथ्वी को अपूरणीय क्षति होगी। लेकिन अब कल्पना करें कि हम पूरे ग्रह को एक कंचे के आकार के ब्लैक होल में सिकोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है चंद्रमा का क्या होगा? मुझे यह बताते हुए दुख है कि कुछ भी खास नहीं होगा। चंद्रमा शांति से परिक्रमा करता रहेगा, बस अब ब्लैक होल के चारों ओर। जब तक द्रव्यमान समान है चंद्रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे ग्रह से प्यार नहीं था बल्कि उसके गुरुत्वाकर्षण से था। ये तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहता है चंद्रमा। बेहतर होगा कि तुम हमारी कद्र करना शुरू कर दो। तुम खुद को क्या समझती हो? खैर, आगे बढ़ते हैं। आइए सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति को कुचलें, जो इतना विशाल है कि इसका वजन बाकी सभी ग्रहों के कुल वजन से भी अधिक है। सिकुड़ने के बाद इस ब्लैक होल की त्रिज्या केवल 3 मीटर होगी, यानी लगभग एक बड़ी वैन के आकार की। आखिरकार हमें कुछ आयतन दिखने लगा है, लेकिन हमें कुछ और भी विशाल चाहिए। यदि हम सूर्य को एक ब्लैक होल में सिकोड़ दें तो हमें इसके पैमाने को देखने के लिए एक मानचित्र चाहिए होगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या लगभग 3 किलोमीटर होगी। इसका मतलब है कि इसका आकार बार्सिलोना के बराबर होगा। सूर्य का पूरा द्रव्यमान एक ही शहर के आकार में सिमटा हुआ। और यहाँ दिलचस्प बात आती है, एक ब्लैक होल को हमेशा के लिए ऐसा ही रहने की जरूरत नहीं है। एक बार बनने के बाद यह अपने परिवेश से गैस, धूल और पूरे बादलों को सोखकर बढ़ता रह सकता है। कुछ मामलों में यह पूरे सितारों, सौर मंडलों को निगल सकता है या अन्य छोटे ब्लैक होल के साथ मिल सकता है, जिससे इसके आकार और तीव्रता में तेजी से वृद्धि होती है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।
हमने अभी तक संकुचित सूर्य के उदाहरण जितना छोटा कोई ब्लैक होल नहीं खोजा है। तो अब तक का सबसे छोटा कौन सा है? कोई स्पष्ट विजेता नहीं है क्योंकि कई उम्मीदवार हैं, लेकिन संकेत यही है कि ब्लैक होल बनाने के लिए कम से कम 300 द्रव्यमानों की आवश्यकता होती है। उस आकार का ब्लैक होल कितना छोटा होता है, इसका अंदाजा लगाने के लिए इसकी त्रिज्या लगभग 9 किलोमीटर होगी। इसका आकार 8.8 किलोमीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट और सौर मंडल के सबसे ऊंचे पर्वत मंगल के 22 किलोमीटर ऊंचे माउंट ओलंपस के बीच होगा। यह ब्लैक होल का न्यूनतम सैद्धांतिक आकार है, जो बेहद छोटा है यदि हम इन वस्तुओं की उस विशाल छवि को देखें जो आम तौर पर हमारे पास होती है। अब आप सोच रहे होंगे, पृथ्वी के सबसे नजदीकी ब्लैक होल कौन सा है? यह सम्मान गैया BH1 को प्राप्त है, जो 1560 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका द्रव्यमान 9.6 सूर्यों के बराबर है और त्रिज्या लगभग 28 किलोमीटर है। यह ब्लैक होल टोक्यो के महानगरीय क्षेत्र से भी छोटा है। यानी हमारे सबसे नजदीकी ब्लैक होल की दूरी इतनी ज्यादा है कि वहां पहुंचना नामुमकिन है, और साथ ही यह एक बड़े शहर से बड़ा नहीं है। लेकिन अब इन छोटी चीजों के बारे में बहुत हुआ। अब तक हमने स्टेलर ब्लैक होल देखे हैं जो तब बनते हैं जब एक विशाल तारा मर जाता है और उसका केंद्र ढह जाता है। लेकिन हम यहाँ मजा करने आए हैं, बड़ी चीजें देखने, वो देखने जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल से शुरू करते हैं, जो आमतौर पर एक तारे से नहीं बल्कि बेहद घने तारा समूहों में पैदा होते हैं। वहां सबसे विशाल चीजें केंद्र की ओर गिरती हैं और विलय का एक भयानक सिलसिला शुरू हो जाता है। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का एक अच्छा उदाहरण HLX1 है। सबसे सटीक अनुमानों के अनुसार लगभग 20,000 सौर द्रव्यमान और 59,000 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ यह लगभग बृहस्पति के आकार का है। लेकिन कुछ अनुमान बताते हैं कि HLX1 का द्रव्यमान 1,00,000 सौर द्रव्यमान हो सकता है। उस स्थिति में इसके इवेंट होराइजन की त्रिज्या लगभग 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। इसे बेहतर समझने के लिए अगर हम इस ब्लैक होल को सूर्य के बगल में रखें तो हम देखेंगे कि यह हमारे तारे के आकार का लगभग आधा है। लेकिन अगर आप असली छलांग लगाना चाहते हैं तो चलिए सुपरमैसिव ब्लैक होल की ओर बढ़ते हैं, वो राक्षस जो आकाश गंगाओं के केंद्र में रहते हैं। और हमारी मिल्की वे के केंद्र में क्या है? मैं आपको सैजिटेरियस A स्टार से मिलवाता हूं, जिसका द्रव्यमान 43 लाख सौर द्रव्यमान है। अगर होराइजन के आकार की बात करें तो हम लगभग 1,27,00,000 किलोमीटर की त्रिज्या की बात कर रहे हैं। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, खगोल विज्ञान में ये बहुत ज्यादा नहीं है। अंदाजा लगाने के लिए अगर हम सूर्य को हटा दें और इस ब्लैक होल को केंद्र में रख दें तो बुध इसे छू भी नहीं पाएगा। हमारी आकाश गंगा पर राज करने वाला यह राक्षस हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह की कक्षा के अंदर आराम से समा सकता है। लेकिन जाहिर है हमारी आकाश गंगा का ब्लैक होल ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल नहीं होने वाला था। अगर हम एक कदम और ऊपर जाएं तो एक अच्छा उदाहरण M87 स्टार है, जो इतिहास में ब्लैक होल की पहली तस्वीर का मुख्य हिस्सा और एक विशाल आकाश गंगा का केंद्र है। इसका द्रव्यमान लगभग 6.5 अरब सूर्यों के बराबर है और इसकी त्रिज्या लगभग 19 अरब किलोमीटर है। अगर हम M87 स्टार को अपने सौर मंडल के केंद्र में रखें तो यह न केवल बुध को बल्कि सभी ग्रहों और यहां तक कि प्लूटो को भी निगल जाएगा। इस बौने ग्रह की कक्षा लगभग 6 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। M87 स्टार का बाहरी किनारा लगभग 19 अरब किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। यानी यह ब्लैक होल हमारे पूरे पारंपरिक सौर मंडल की तुलना में 3 गुना अधिक बड़ा है। हालांकि एक चीज निश्चित रूप से बच जाएगी, वॉयेजर 1 1977 में लॉन्च किया गया। यह सबसे दूर जाने वाली वस्तु है जो वर्तमान में पृथ्वी से लगभग 25 अरब किलोमीटर दूर है। अगर M87 स्टार अभी सामने आ जाए तो वॉयेजर 1 इस ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व का एकमात्र गवाह होगा। तो हमें ऐसी चीज चाहिए जो वाकई सब कुछ निगल जाए, असली फाइनल बॉस। ट्यूएन 618 एक ऐसी लीग में है जिसे हमारा दिमाग शायद ही समझ पाए। हम लगभग 66 अरब सूर्यों के बराबर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। यहाँ आप इस नए विशालकाय के अंदर M87 स्टार को लगातार 10 बार रख सकते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या लगभग 194 अरब 700 मिलियन किलोमीटर है। इसे समझने के लिए प्रकाश को हमारे सौर मंडल को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में लगभग 11 घंटे लगते हैं। तो
ट्यूएन 618 को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में प्रकाश को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हुए पूरे 2 सप्ताह लगेंगे। और फिर भी ट्यूएन 618 शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल नहीं है, ये बस अब तक का सबसे बड़ा है जो हमें मिला है। हर बार जब हम अपने टेलीस्कोप को बेहतर बनाते हैं, हर बार जब हम थोड़ा और दूर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड के पास हमें हैरान करने और यह याद दिलाने के नए तरीके हैं कि हम कितने छोटे हैं। ये याद दिलाते हैं कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो न केवल हमारी कल्पना से बड़ा है, बल्कि उससे भी बड़ा है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं।